सोचिए आप किसी अंधेरे कमरे में हैं, अकेले हैं और वहां आपके अलावा और कोई नहीं है। उसके बावजूद आपको वहां पर किसी के होने का एहसास होता है। या फिर आप किसी सुनसान रास्ते पर अकेले जा रहे हो और पीछे से कोई आपको आवाज लगाता है। ये सब सोचकर ही हमारी रूह तक कांप जाती है, हम काफी डर जाते हैं। लेकिन हम में से ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसी अदृश्य शक्तियों से ना सिर्फ सामना करते हैं बल्कि उन्हें महसूस करते हैं, उनसे बातें तक भी करते हैं। जी हाँ, न्यूज इनिशिएट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर और आज हमारे साथ हमारे शो में जुड़ गए हैं डॉक्टर अभिषेक दत्त माथुर, जो कि एक डेंटिस्ट होने के साथ साथ ऑकल्ट स्पेशलिस्ट भी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर अभिषेक दत्त माथुर की बहुत सारी खासियत है जो कि मैं चाहूंगी कि अभिषेक दत्त माथुर खुद ही अपने दर्शकों को बताएं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिषेक माथुर, आई एम अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर, अ वास्तुशास्त्री, अ टैरो कार्ड रीडर, अ न्यूमरोलॉजिस्ट, अ रेकी ग्रैंड मास्टर। इसके साथ साथ आई प्रैक्टिस तंत्र, हुडू, वुडू, विचक्राफ्ट एंड many अदर मोडेलिटीज इंक्लूडिंग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। बहुत सारी इनके पास डिग्रीज हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत ही हर क्षेत्र की डिग्रीज इन्होंने ले रखी है। सर, एक डॉक्टर होने के बावजूद आप तंत्र विद्या में कैसे गए? जी, कॉलिंग मेरे को बहुत समय से थी। मैं चीज़ों को महसूस कर सकता था, फील करता था, पर कभी उन चीज़ों का या उन एक्टिविटीज़ का मुझे आंसर नहीं मिलता था। फिर डॉक्टर मैं बन गया। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे इसके बारे में आगे पढ़ना शुरू किया, इसके बारे में समझना शुरू किया। फिर मुझे मेरे गुरु मिले जो मुझे इस रास्ते पे आगे लेके गए, जिन्होंने मेरी जिज्ञासा को शांत किया कि जो मैं ये महसूस करता हूँ या जो मैं देख पाता हूँ वो क्या है, उसका असली मतलब क्या है। जी, तो ये जानना चाहेंगे कि आखिर तंत्र होते क्या हैं? जी, अगर मैं बहुत आम भाषा में बात करूं, तंत्र का मतलब है सिस्टम। जैसे हम बात करते हैं प्रजातंत्र, जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जिसमें जो प्रजा है वो आपको इलेक्ट करती है अपना प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। उसी तरीके से राजतंत्र होता है जहाँ पे राजा वो एक सिस्टम बना के रखता है। उसी तरीके से तंत्र का मतलब आसान भाषा में एक सिस्टम है। अब इसी को ही अगर हम थोड़ा आध्यात्मिक तरीके से समझें तो तंत्र जो शब्द है, जैसे हम भगवान कृष्ण के मुंह से जो निकला उसको हम भगवत गीता बोलते हैं, उसी तरीके से जो तंत्र है ये शिव मुख से निकला, वो तंत्र है। उसको हम उस साइंस को या उस नॉलेज को हम तंत्र कहते हैं। लेकिन जो ज्यादातर लोग होते हैं उन्हें तंत्र का मतलब यही होता है कि कुछ ब्लैक मैजिक टाइप्स या कुछ किया कराया। जी, तंत्र को अगर हमें समझना है ना, तो जो हम ये बात करते हैं किया कराया, किसी ने घर बांध दिया, काम बांध दिया, ये तंत्र का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। मैं आपको एक जो हमारे शास्त्रों में जो एक कहानी आती है, तंत्र भगवान शिव ने माँ पार्वती को जो सुनाया था उसको हम तंत्र कहते हैं। पुराणों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो भगवान शिव के 5 मुख हैं। तो जब माँ पार्वती, जो कि खुद एक शक्ति का रूप है, वो जब भगवान शिव के पूर्व वाले मुख की तरफ बैठी थी तो भगवान ने उनको जो ज्ञान दिया, जिसमें आपके विद्याएं हैं, जिसमें आपके जो शास्त्र है वो दिया। फिर माँ जब भगवान के उत्तर मुख की तरफ आके बैठी, उस समय जब माँ ने पूछा भगवान से, तो तब भगवान ने उनको सम्मोहन विद्या, वशीकरण विद्या, इसका ज्ञान दिया कि भाई आप अपनी वाणी को या अपने आप को इतना अच्छा बना लो कि आपकी बात लोग सुने। फिर इसके बाद माँ आके भगवान के पश्चिम मुख पे बैठी, वहां पे उन्होंने भगवान से पूछा। तब भगवान ने उनको रसायन शास्त्र के बारे में बताया, जो हम पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस है। अगर हमारे बीमारियों को जो ठीक करते हैं उसको हम औषधि कहते हैं, जो हमारे पंच तत्वों पे काम करती है उसको रसायन कहते हैं। वहां पे भगवान ने सिखाया जो विष है उसको हम कैसे अपने पंच तत्वों के
उद्धार के लिए या उनको ठीक करने के लिए हम कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। फिर माँ भगवान के दक्षिण मुख की तरफ आके बैठी, वहां पे भगवान ने उनको उच्चाटन, मारण, विद्वेषण, ये वाली सारी क्रियाएं भगवान ने इन सबका ज्ञान माँ को दिया। तो माँ को हम दो तरीके से देखते हैं, एक तो उनका सौम्य रूप, एक माँ का उग्र रूप। तो जो माँ का उग्र रूप है वो हम सब ये जो स्तंभन क्रिया, मारण क्रिया इसके लिए करते हैं। माँ का जो सौम्य रूप है वो हम बाकी चीजों में प्रयोग लेते हैं। इसी प्रकार एक कथा आती है, जब समुद्र मंथन हो रहा था वहां पे सबसे पहले विष निकला जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया। जी। तो जैसे भगवान ने विष पिया, उनके मुंह से शांति के मंत्र निकलने शुरू हुए। जैसे जैसे विष अंदर जा रहा था, भगवान ने वशीकरण के मंत्र बताना शुरू किया। जी। वशीकरण का ये सारा ज्ञान भगवान माँ को दे रहे थे। फिर जैसे जैसे पीड़ा बढ़ी, भगवान ने स्तंभन के मंत्र बोलने शुरू किए। स्तंभन का मतलब है अपने शत्रुओं को रोक देना। जी। उसके बाद और पीड़ा बढ़ी, तब भगवान ने विद्वेषण मंत्र बोलने शुरू किए। विद्वेषण का मतलब किन्हीं दो जनों में लड़ाई कराना या झगड़ा कराना। जी। और पीड़ा बढ़ी, तब भगवान ने उच्चाटन के मंत्र बोलना शुरू किया। उच्चाटन का मतलब किसी को अपनी लाइफ से निकाल देना। जैसे जैसे पीड़ा बढ़ती गई, भगवान ने मारण के मंत्र बोलने शुरू किए। मारण मतलब किसी को भी फिजिकल डैमेज करना या हानि पहुंचाना। ये देख के जब भगवान की पीड़ा इतनी बढ़ गई कि भगवान मारण के मंत्र बोलने लग गए, उस समय माँ पार्वती ने माँ तारा का रूप धारण किया और भगवान को स्तनपान करा के उनकी पीड़ा शांत करी। तो ये जो हम षटकर्म की बात करते हैं, ये जो हम अभी भगवान शिव ने जो ये 6 तरह के वो बताए थे, ये षटकर्म है। और ये तंत्र का सिर्फ 10-20% है, तंत्र बहुत बड़ा है। जी। तो जैसा भी आपने बताया कि भगवान ने वशीकरण के मंत्र शुरू किए, मारण के शुरू किए, तो हम तंत्र के माध्यम से वशीकरण, मारण किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। जो ये तंत्र है षटकर्म में आता है। वशीकरण अगर मैं पुरानी बात करूं तो हाँ, वशीकरण किसी पर भी किया जा सकता था, लेकिन अभी कलयुग में हम लोग इतना स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है। तो वशीकरण जिनको आप जानते हैं, जिनसे आपका संबंध अच्छा है या जिनसे आपका संबंध है, उनके लिए आप वशीकरण प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वशीकरण तभी काम करता है, या यूं बोले वशीकरण हमें तभी प्रयोग करना चाहिए जहां पे आपकी नीयत साफ हो। किसी का घर खराब करने के लिए ये तंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना हम हमारे ही कर्म खराब करते हैं। जो इन जनरल बात चलती है ना कि वशीकरण करा दिया, ब्लैक मैजिक हो गया एंड ऑल। मंत्र यही है, क्रिया भी यही है। अगर मैं ये वशीकरण किसी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को बचाने के लिए कर रहा हूं, तो इसको हम व्हाइट मैजिक कहते हैं। सेम स्पेल या सेम तंत्र में किसी का घर खराब करके थर्ड पार्टी को से मिलवाने के लिए कर रहा हूं, तो इसको हम ब्लैक मैजिक कह देते हैं। तो असल में अगर मुझसे आप पूछे तो मैजिक ब्लैक और व्हाइट नहीं होता है। आपका इंटेंशन अगर प्योर है तो उसको हम व्हाइट मैजिक बोल देते हैं, अगर इंटेंशन प्योर नहीं है उसी को हम ब्लैक मैजिक बोलते हैं। जी। तो जैसे जो मान लीजिए ब्लैक मैजिक करते हैं गलत नीयत के साथ में, तो इसका इफेक्ट उस इंसान पर भी होता है जो कर रहा है, तांत्रिक जो है, क्या उस तांत्रिक पर भी इस चीज का फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल। अगर आप गलत नीयत से किसी के लिए कुछ करोगे तो आपको कर्मों में जुड़ेगा, कर्म खराब होंगे, ये एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आपको इसी जन्म में उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। जी। ब्लैक मैजिक के नाम से ज्यादातर दिमाग में आता है गुड़िया, किसी के भी नाम से गुड़िया बना देते हैं और फिर नुकसान पहुंचाने का काम। तो इस चीज में कितनी सच्चाई होती है, कितना इसका असर होता है? जो हम बात करते हैं ना कि गुड़िया बना के सुई चुबा दी, जैसा हम मूवीज में देखते हैं मोस्टली, ये एक टाइप के मैजिक का ही पार्ट है। या हम इसको बोले कि तंत्र में भी कुछ विद्याएं ऐसी हैं जहां पे
गुड़िया बना के किया जाता है, जबकि इसका ज्यादातर आपको स्वरूप जो है ये अफ्रीकन मैजिक में मिलेगा। जो अफ्रीका का जो लोकल या फोक मैजिक था ना, वहां पे एक टर्म आता है वुडू, उनको कहते हैं वुडू डॉल्स, जहां पे किसी के नाम से गुड़िया बना के उस गुड़िया को उस पर्सन के डीएनए के साथ या उसके कपड़े ले लिए, बाल ले लिया, उसके साथ उसके नाम की गुड़िया बना के उसके ऊपर फिजिकल हार्म किया जाता था। इंडियन तंत्र की मैं बात करूं तो इसमें भी कुछ विद्याएं हैं ऐसी जिसमें आप ये बना के किसी का नुकसान कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आधा ही पार्ट है। इसका जो दूसरा साइड है, यही गुड़िया बना के हम किसी की तबीयत भी ठीक कर सकते हैं। किसी को भाई दो हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में दूरियां आ रही हैं, किसी भी कारण से मन मुटाव आ रहा है, उनको मिलवा भी सकते हैं। और अगर कोई लेडी है जो कंसीव करना चाह रही है तो हम वहां पर भी ये गुड़िया बना के प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नेगेटिव चीजों के लिए ही होता है, अगर आप पॉजिटिव करना चाहो तो इसमें पॉजिटिव भी है। गुड़िया से अभी याद आया कि अभी हाल ही में एक लाबूबू करके गुड़िया चल रही है, जिसके बारे में काफी चल रहा है कि वो बहुत नुकसान पहुंचा रही है जो भी उसको खरीद रहा है, और काफी ट्रेंड में भी है। तो उसके बारे में कुछ बताइए। अगर आप उस डॉल को देखेंगे, लाबूबू डॉल जिसको बोलते हैं, ये जो लोग डीमोनोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं या जो डीमोनोलॉजी जानते हैं, ये गुड़िया का जो स्वरूप है ये एक डीमन है, पेजुजू जिनको बोला जाता है, उनसे बहुत मिलता जुलता है। जी जी। है ना? तो ऐसा कहा गया है कि ये उन्हीं का स्वरूप है। तो आप एक तरीके से एक डीमन को अपने घर में लेकर आ रहे हो, या एक डीमन के साथ आप कनेक्शन बना रहे हो। यहाँ पे अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो ये गुड़िया कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर आपका ऑरा वीक है, अब ऑरा वीक कैसे हो सकता है कि अगर आप पूरा समय अपना या अध्यात्म से या धर्म से हटके आप पूरा समय अपना बिताते हो तो आपका ऑरा वीक होता है जी। जिनका ऑरा वीक होता है उनको ये अटैक करता है। अटैक भी ऐसा नहीं होता कि कोई फिजिकल हार्म पहुंचा दिया, ये उनकी साइकोलॉजी के साथ होता है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, जिसका ऑरा अच्छा है उसको डरने की कोई जरूरत नहीं। अब ज्यादातर घरों में मंदिर होते ही हैं, उसके बावजूद भी घरों में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिससे लोगों को नुकसान पहुंचता है या अदृश्य शक्तियों का आभास होता है लोगों को। तो जब मंदिर है ऑलरेडी घर में, उसके बावजूद भी ऐसा फिर क्यों हो रहा है? जी, यहाँ पे बीइंग अ वास्तु एक्सपर्ट मैं आप सबको एक चीज बताऊंगा, ये भी ना एक मिथ है कि हमारे घर में जो हम मंदिर है वो ईशान कोण में बनाए, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनाए। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक बहुत सिंपल सी चीज बोलता हूं, अगर मैं ईशान कोण में मंदिर ना बना के किसी दूसरे डायरेक्शन में बना दूंगा तो क्या मेरे भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे? बिल्कुल भाई, जब आप भगवान की बात करते हो, वो ये जितने भी ह्यूमन इमोशंस है ना, नाराज होना, जेलेसी, इन सबसे बहुत ऊपर है। बिल्कुल, है ना? तो हम जो एक मिथ है कि मंदिर हमेशा नॉर्थ ईस्ट में ही बनाओ, पहली चीज, अगर मैं शास्त्रों को कोट करूं, शास्त्रों में ये बोला गया है कि हमने जो घर में बना रखा है वो मंदिर नहीं है, वो पूजा घर है जी। शास्त्रों के हिसाब से जो मंदिर है वहां पे प्राण प्रतिष्ठित 6 इंच की या 9 इंच की, किसी शास्त्र में 6 इंच बोला गया है, किसी में 9 इंच बोला गया है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होनी चाहिए और पंचोपचार उनका पूजन होना चाहिए रोज। अगर ये है वहां पे तब वो मंदिर है। बाकी हमने जो हमारे घर में बना रखा है ये हमारा पूजा घर है, इसको हम घर के किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। हाँ, जो ईशान कोण बोला गया है उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि हम जब बात करते हैं मंदिर की, क्योंकि हमारे शास्त्रों में है ना, सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके पूजा करो जी। ईशान कोण में जब आप मंदिर बनाएंगे, जैसा मोस्टली लोग जानते हैं कि सनराइज ईस्ट से होता है, वेस्ट में सेट होता है, एक्चुअल में साल में सिर्फ 2 ही दिन सनराइज ईस्ट से होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन हमने पढ़ा है। हाँ। तो एग्जैक्ट 0 डिग्री ईस्ट से साल में सिर्फ 2 दिन ही सनराइज होता है।
तो कहा साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जब सनराइज होता है तो जो सुबह सुबह की यूवी रेज जो आती है वो हमारी बॉडी के लिए या हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। इसलिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लोगों को साइंटिफिकली समझाना मुश्किल था, इसलिए कई ऋषियों ने बोल दिया कि अपना मंदिर ईशान कोण में बनाओ। तो जो सुबह सुबह की सनलाइट है वो अगर आपको मिल रही है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है जी। जैसा कि अभी हम ब्लैक मैजिक की बात कर रहे थे, अदृश्य शक्तियों की हम बात कर रहे थे, तो अब तक आप कितनी अदृश्य शक्तियां देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं? जी, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा। यही ना हमारे वास्तु में भी बोला गया है, अगर जिस जमीन पे हमारा घर बना हुआ है जी, अगर जमीन के अंदर एनर्जी सही नहीं है तो देयर आर चांसेस कि हमारे घर में भी हम उनको महसूस करें। शक्तियां, एनर्जीज बहुत अलग अलग तरह की होती है। ज्यादातर घरों में जो हम जब जाते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट ना, मुझे हर चीज में साइंस चाहिए। तो मेरा सबसे पहला शक यही होता है कि जो कंप्लेन लेकर आ रहा है कहीं इसको हेलुसिनेशंस तो नहीं हो रहे, ये अपने आप मन से तो नहीं बना रहे। जी जी। दूसरा, क्या इसके घर में वो चीजें या वो एनर्जीज बैलेंस है या नहीं है। जब ये दोनों चीजें क्लियर हो जाती है फिर उसके बाद हम आगे जाके देखते हैं। बाकी आज के टाइम में स्पेशली आफ्टर कोविड इतने सारे हीलर्स हो गए, या हम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एक ना बाढ़ सी आ गई है, और आज के समय पे किसी को भी ये बोल देना कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है, सामने वाला बहुत जल्दी मान लेता है बिना ये चीज जाने कि भाई आप मुझे प्रूफ तो दो। प्रूफ तो कोई पूछता ही नहीं आजकल, डायरेक्ट झांसे में आना जिसको हम कह सकते हैं। बहुत लोग अच्छे भी हैं, सही भी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पैसा बनाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो अगर कोई आपको ऐसा कहता है कि भाई आप पे ये किसी ने करा दिया, वो करा दिया, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप प्रूफ मांगो कि सर आप प्रूफ करो, या मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं खुद प्रूफ कर सकूं, है ना। दूसरा जो हम बात कर रहे थे कि घर के अंदर ये ऐसी चीजें, मैं आपको एक केस बताता हूँ। अभी रिसेंटली मतलब ये मेरा ना थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस था। यूजुअली हम जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के लिए जाते हैं तो हमारे एक सेट पैटर्न होता है कि भाई पहले ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है। जो हमारे साइकिक्स है या मैं जो कि कम्युनिकेट करता हूँ स्पिरिट से, हम जब उस घर में गए पहले पूरा हमने चेक किया कि भाई ये जो कंप्लेन कर रहे हैं ये हेलुसिनेट तो नहीं कर रहे, या इनको कोई वहम तो नहीं है। वो पूरा समझने के बाद जब हमने वो चीज देख ली कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद हमने हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। वो घर थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बता दूं। उस घर में आवाजें आना, जैसे छत पे आवाज हो रही है, कोई चल रहा है ना, कोई दरवाजा ठकठका रहा है, बॉल से कोई खेल रहा है, ये आवाजें आया करती थी, जो कि वहां पे सब बहुत नॉर्मली लेते थे, इतना कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे धीरे उस घर में बीमारियां आना शुरू हुआ, परेशानियां बढ़ना शुरू हुआ। एक पॉइंट के बाद ऐसा होने लगा कि चीजें दिखने लग गई, चीजें मूव होनी शुरू हो गई। हालांकि उस फैमिली ने घर छोड़ दिया था। उसके बाद जब हम इन्वेस्टिगेशंस के लिए गए तो मैं और मेरी टीम हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम फोटोग्राफ्स लेते हैं यूजुअली जी। हमने एक कमरे में फोटोग्राफ ली, फर्नीचर वही था जो छोड़ गए थे। थोड़ी देर बाद आके देखा तो फर्नीचर अपने आप मूव हो गया, अपनी जगह से दूसरी जगह चला गया। वहां भी मेरा पहला डाउट ये था कि मेरी टीम में से किसी ने बदमाशी करी है जी। फिर उसके बाद जब हम एनर्जीज के साथ हमने संपर्क बनाया तो पहले दिन मुझे एक बच्चे की एनर्जी वहां पे फील हुई, उससे बात करी, समाधान ढूंढा, क्योंकि बच्चों की एनर्जीज ना थोड़ी सी चंचल होती है, वो इतना आसानी से जवाब नहीं देती। वो हमारा राउंड खत्म हुआ इन्वेस्टिगेशन का। इस तरीके से हमने 3-4 अलग अलग राउंड्स किए कि हम उस एनर्जी से कम्युनिकेट करके सॉल्यूशन पे आ पाए। प्लस मुझे एविडेंस चाहिए थे कि भाई जो बात हम कर रहे हैं इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते जी। तो उसके लिए अलग अलग रिकॉर्डिंग्स भी हमने करी, वॉइस रिकॉर्डिंग्स होती है,
फोटोग्राफ्स रिकॉर्डिंग होती है। एक फोटोग्राफ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा जी। वहां पे पहले दिन मुझे बच्चे की एनर्जी फील हुई, फिर मुझे प्रेत की एनर्जी फील हुई, फिर मुझे किसी लेडी की एनर्जी फील हुई। अलग अलग दिनों की हम बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे टोकना चाहूंगी, अब प्रेत मतलब प्रेत आत्मा भूत, ये आपने अलग से प्रेत बोला हाँ, और फिर लेडी अलग बोला। हाँ सी, ये अलग अलग योनि है। अगर इसको बहुत सिंपल वे में हम बोले तो इन सब की ये हायरार्की है। कोई ज्यादा स्ट्रांग है, कई होते हैं जो कि लॉस्ट सोल्स है, कोई आत्मा है जिनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। कुछ एनर्जीज ऐसी होती है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जो कि जिसको हम बोलते हैं ब्लड सकिंग या आपकी एनर्जी पे फीड करती है। तो इस तरीके से अलग अलग एनर्जीज होती हैं। तो वहां पे हमने जब इतनी सारी मल्टीपल एनर्जीज ट्रेस करी, उसके एविडेंस लिए, वो आपको मैं एक फोटोग्राफ भेजूंगा। वहां जो एक प्रेत की एनर्जी थी स्पेसिफिकली, जो मैंने नाम लिया, पूरा घर बंद रहता था, उसकी चाबी मेरे पास रहती थी, किसी और के पास एक्सेस नहीं था। उसके बाद जब हम घर गए सुबह के टाइम पे, तो हमने देखा एक कमरे में ना पैरों के निशान है, जो कि बहुत कॉमन है, हो जाता है ना। घर बंद था, बट जब आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस करते हो बहुत कॉमन था। वहां पे हमने देखा कि सिर्फ एक ही पैर के निशान है, जबकि जिस एनर्जी से मैंने कनेक्ट किया था वहां पे मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था। उस समय मुझे समझ में आया कि यहाँ पे 5-6 अलग अलग तरह की एनर्जीज हैं। ओके। तो हमने जब वहां पे इन्वेस्टिगेट किया तो वहां पे ना एक स्टोर रूम था, बहुत समय से बंद था, सफाई भी नहीं हुई थी। वहां पे जब हमने देखा तो वहां पे पाया कि 3 जो मिरर होते हैं ना फेस देखने वाले, वो एक ट्रायंगल में आ गए। टूटे हुए थे, अब पता नहीं वो पहले टूटे हुए थे कि बाद में टूट गए, वो एक ट्रायंगल में आ गए थे, जिस कारण से वहां पे एक पोर्टल खुल गया। पोर्टल मतलब दूसरी दुनिया से आने जाने का रास्ता, वो वहां पे खुल गया। इस वजह से हम मल्टीपल एनर्जीज के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे थे। अच्छा, स्टार्टिंग में उसकी चाबी नहीं थी हमारे पास, जब ये हुआ तब हमने 1-2 दिन बाद में देखा इसको। उसके बाद हमने फिर जब हमें एनर्जीज वहां पे फील हुई, और एक पॉइंट ऐसा आया कि वो एनर्जीज नहीं चाहती थी कि हम वहां पे रुके जी। वहां पे एक्चुअली कुछ नॉर्मल एनर्जीज थी, नॉर्मल आत्मा जिसको हम बोल सकते हैं, जो चले गए हैं, जो कि हार्मलेस आत्माएं थी, उनको उन डिमोनिक एनर्जीज ने कब्जे में ले रखा था या उनको कंट्रोल कर रखा था। तो वो आजाद होना चाहती थी, ये उनको नहीं होने दे रहे थे। इस वजह से हमारी टीम को भी वहां पे बहुत दिक्कतें आई। फिर उसके बाद हमने प्रॉपर रिचुअल्स करके एक करके 3-4 अलग अलग जो डिमोनिक एंटिटीज है उन पे कंट्रोल किया, घर की एनर्जी साफ करी, घर को क्लीन किया। फिर जो एक जगह थी जहाँ पे जमीन में भी जो एनर्जीज थी, उस जगह को पूरा खुदवा के वहां पे इंसानी कंकाल निकला था, उसको शुद्ध किया, पूरे घर को शुद्ध किया। अब वो घर रहने लायक है जी। तो अब जैसे घर तो नए बनते ही रहते हैं, फ्लैट्स बनते हैं, आजकल अपार्टमेंट्स होते हैं, तो सीधे लोग बाग अपना फ्लैट देखते हैं, किसी को नहीं पता कि नीचे क्या है, उसकी नींव में क्या है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जी, जो हम फ्लैट्स की जब बात करते हैं तो ये तो बिल्डर को ध्यान रखना चाहिए, बट मोस्टली लोग नहीं रखते हैं। हाँ। हम ऐसे में क्या कर सकते हैं, क्योंकि वास्तु को लोग ये समझते हैं कि ये मेरा घर है, ये कमरा मुझे यहाँ बनाना है, ये कमरा मुझे यहाँ बनाना है, जबकि वास्तुशास्त्र इससे बहुत आगे है। जब आपके दिमाग में ख्याल आता है मुझे घर लेना है, आपका वास्तु वहां से शुरू होता है ना। कंस्ट्रक्शन तो बहुत बाद का पार्ट है, लेकिन जैसा आप कह रहे हो फ्लैट्स की बात अगर मैं करूं, वहां पे हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वास्तु में एक कॉन्सेप्ट है कि जिस एरिया में आप रह रहे हो, आपके लिए वास्तु वहीं का ही काम करेगा। तो जो सबसे आसान चीज और जो सबसे जरूरी चीज हमें करनी चाहिए, एक तो मुहूर्त देख के प्रवेश करें। साल में बहुत सिलेक्टेड डेज पे मुहूर्त आता है, यूजुअली लोग अभिजीत मुहूर्त पे सब काम कर लेते हैं, पुष्य नक्षत्र में, है ना। तो ये तो भाई सबके लिए मुहूर्त हुआ ना, ये तो यूनिवर्सल चीज हो गई। घर आपका है, आपकी कुंडली भी देखी जाती है ना। उस कुंडली को देख के फिर जो मुहूर्त निकाला जाता है उस पे गृह प्रवेश करें, और
प्रॉपर अनुष्ठान करें, जो 45 देवताओं का जो हवन होता है वास्तु पुरुष का की स्थापना की जाती है, वो करवा के फिर आप घर में प्रवेश करें। और एक चीज और, जो फ्लैट्स में लोग रहते हैं, जैसे जैसे फ्लैट्स की हाइट बढ़ती जाती है, हाइट मतलब स्टोरीज बढ़ती जाती है, आप सिंपली अर्थ से दूर होते जाते हो, जमीन से, धरती से आप दूर होते जाते हो। तो आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी पंच तत्वों से बनी हुई है, हम बेसिकली पृथ्वी तत्व से दूर होते जा रहे हैं। तो पृथ्वी तत्व हमारी बॉडी में क्या करता है, ये स्टेबिलिटी देता है जी। तो जितना आप हायर फ्लोर पे रहोगे, स्टेबिलिटी का इशू आता है। अब किसी को ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, किसी को कुछ समय तक सही था उसके बाद आया, वो उनकी कुंडली पे निर्भर करता है, लेकिन अर्थ एलिमेंट की कमी होती है। जैसे एक ही घर में 4-5 लोग हैं, उनमें से किसी किसी को अदृश्य शक्तियों का आभास हो रहा है, लेकिन किसी को नहीं हो रहा, तो ऐसा क्यों होता है, जबकि वो शक्ति है तो उसी घर के अंदर? हाँ, इसमें क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना जी, इनको सबसे ज्यादा आभास होता है जी। क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम लॉजिक ढूंढने लगते हैं चीजों में, है ना। छोटा बच्चा जो है वो फ्री है ना, उसको ना साइंस आती है ना कोई लॉजिक लगाना आता है, वो अच्छे से कम्युनिकेट करता है। फिर जो बात आ रही है कि भाई मुझे तो दिख रही है, मेरे पार्टनर को नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे हमने जो सुना है, देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण, है ना, ये अलग अलग गण होते हैं कि भाई आप किस योनि में आपका जन्म हुआ है और आपके गण कैसे हैं, है ना। जो राक्षस गण वाले हैं, इनको बहुत जल्दी आभास होता है या बहुत जल्दी ये कांटेक्ट में आ जाते हैं। देवगण वाले जो होते हैं, उनको आभास तो होता है, लेकिन वो लोग कंट्रोल कर पाते हैं, है ना। मनुष्य गण वाले जो हैं, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीते रहते हैं, है ना। प्रॉब्लम होगी तो वो फिर सॉल्यूशन के लिए जाते हैं, अदरवाइज उनको इतना पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, जो राक्षस गण वाले हैं, उनको ये चीज बहुत जल्दी पता चलती है, और बच्चों को, भले किसी उनके गण कोई से भी हो। जो अदृश्य शक्तियों की हम बात कर रहे हैं, तो क्या वो किसी को भी, जैसे मान लीजिए जिसको दिख रही है, तो उसको बेवजह ही नुकसान पहुंचा देगी? इसमें क्या होता है ना, आज हम बैठे हैं, है ना, आप मुझे तब तक कुछ नहीं कहेंगे जब तक मैं आपको परेशान नहीं करूंगा जी। तो ये एनर्जीज भी ऐसी ही होती है, आप अगर उनको नहीं परेशान करोगे तब तक वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हाँ, जो हम घर की एनर्जीज की बात करते हैं, कि अगर घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, मतलब वो एनर्जी ये मानती है कि ये घर मेरा है, अब आप उसके घर में जाके रहोगे तो वो परेशानी करेगी, है ना। देयर आर चांसेस कि परेशानी करे। इसके लिए एक तो हमने जो वास्तु पूजन किया वो है, दूसरा जो एक आसान काम हम कर सकते हैं, ऑफ कोर्स पूजा पाठ हमें घर में करना चाहिए। एक जो आसान चीज कर सकते हैं, अगर आपको आभास हो रहा है तो उनसे प्रार्थना करो कि भाई हम भी इस घर में रहेंगे, ना हम आपको परेशान करेंगे ना आप हमें परेशान करो। और अननेसेसरी इन एनर्जीज को नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे इतनी चीजें हैं, हम बिना सोचे समझे उपाय कर रहे होते हैं जी। पहली चीज तो उपाय, जब तक आपको समस्या नहीं है कोई उपाय नहीं करना चाहिए जी। बट हम लोग वो आजकल रील्स में बहुत ये सब आ रहा है कि यहाँ पर ऐसा रख दो तो आपके घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपके पैसे दुगने हो जाएंगे, तो ये क्या बिना सोचे समझे कर लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता कि मुझे एक जगह पे कोई क्रिस्टल रखने से मैं मुकेश अंबानी बन जाता जी, तो अब तक तो कितने लोग बन गए होते ना। या ये चीज तो हमारे ऋषि मुनियों को भी पता होती ना, तो वो इतने ग्रंथ क्यों लिखते? वो सिंपल 10-20 उपाय लिख के चले जाते, क्यों हमें इतने ग्रंथ देके गए, है ना। तो यस, मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसी के लिए काम नहीं करता, लेकिन अगर आपकी कुंडली में योग है वो तभी चीज काम करेगी, वरना नहीं करेगी, है ना। तो इसके लिए हमें एस्ट्रोलॉजर्स या पंडित इनसे कांटेक्ट में रहना चाहिए। प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर, है ना, जिसने शास्त्र पढ़े हो और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एडवाइस जो आपको दे। क्योंकि कुंडली की अगर मैं बात करूं ना, कि जो ग्रह जहां बैठ गया आप उसको नहीं हटा सकते, उसके लिए फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। भाई कुंडली क्या है, जब आप पैदा हुए उस समय कौन सा ग्रह किस राशि में था,
किस तो नक्षत्र वो में तो चेंज था, नहीं हो वो सकता। उसके लिए फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में आप नहीं चेंज कर सकते हो ना। जी। तो अगर आपकी कुंडली में योग है तब उपाय थोड़ी मदद कर सकते हैं ऑब्स्टिकल रिमूव करने में। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको मैंने एक उपाय बता दिया तो कल को आप मुकेश अंबानी जी की जगह आ जाएंगे, जी है ना, ऐसा नहीं होता है। जी। अभिषेक जी, अब दर्शकों को एक बेसिक टिप दीजिए कि आम जीवन में उन्हें क्या करना चाहिए कि ऐसी नेगेटिव एनर्जीज उनके आसपास ना हो। जी, इसके लिए ना सबसे पहले अपने मन से भ्रम निकालो कि किसी ने मुझ पे ये करा दिया, किसी ने वो करा दिया। इतना ना किसी के पास समय है, जी। ना किसी के पास इतने पैसे हैं कि आपके ऊपर खर्च करेगा। दूसरा, अगर आप इन चीजों से बचना ही चाहते हो तो 2-3 बेसिक काम करने शुरू करो। सुबह के टाइम पे आपके घर के जितनी भी खिड़कियां हैं उनको खोल दो, फ्रेश एयर आने दो घर में। दूसरा, घर में ऑल्टरनेट डेज या 3-4 दिनों में जो हम पोछा लगाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा आप नमक मिला के पूरे घर में पोछा लगाएं। तीसरा, अपने मन से जो ये जेलसी की भावना, ईर्ष्या या ये जो फीलिंग्स है ना, दुश्मनी है नॉल, इसको निकालो। क्योंकि जब बाहर की चीज हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना हमारे अंदर की चीज पहुंचाती है ना। और चौथा, आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है, जो सेंटर है, उसको जितना खाली रख सको बहुत अच्छा है। अगर खाली नहीं रख सकते हो तो उसको एटलीस्ट साफ रखो। ये 2-3 उपाय आप कर लो, इससे कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं आएगी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक दत्त माथुर, जिन्होंने हमें काफी सारी चीजें बताई, कैसे हम नेगेटिव एनर्जी से दूर रख सकते हैं, कैसे अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। और अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू। थैंक यू।